मौका कैसे मिला ये बताएं मुझे। अच्छा, मौका ऐसे मिला कि मैं, जैसे सोहेल भाई ने बताया कि रेडियो शोज करता था, वहाँ पता चला कि पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन के लिए ऑडिशन ले रहा है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो भी काफी अरसे से ना नाजुक दौर से गुजर रही है, इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं आप, कौन है? उफ, इतना मुश्किल सवाल और पिन पॉइंट करने कह रही हैं आप। तमाम एक तो चीजों मुझे बड़ी ये पूरी लॉजिक है ना, ये बड़ी फूलिश लगती है। लेकिन अब ये तो मानेंगे ना कि राहुल द्रविड़ एक तरफ इतना बड़ा नाम, उसकी रिप्लेसमेंट गौतम गंभीर तो नहीं हो सकता कम से कम। कोई बैकलैश आया उनकी तरफ से, कहा हो कि ये आपने तो कभी ना पिच का एक्सपीरियंस किया ना क्रिकेट खेली है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे कैसे जीतेंगे? मैच ही नहीं जीते। जो हमारे स्टैट्स है, सोहेल भाई साथ बैठे हैं, सही। स्टैट्स के एक्सपर्ट, तो उसके बाद हमारा उनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि अब गौतम गंभीर के हेड कोच बन जाने की वजह से मैंने जितना देखा है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, इंडियन क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ जा रही है। आप मुझसे 1000 इख्तिलाफ करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग अनफिल्टर्ड शो। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सुंदर राना और मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल खान। जी जनाब, अनदर वन एपिसोड के साथ वापस आ गए हैं। और आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, अगर मैं कहूं कि उन्होंने स्पोर्ट्स में कितना काम किया, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स एंकर इस वक्त पाकिस्तान के हैं, या मैं फिर ऐसे करूं, अगर किसी मीडिया का नाम या चैनल का नाम ले सकते हैं कि ARY की स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन जनाब उनके लिए अधूरी है। और हमारे अनफिल्टर्ड शो में जिन्हें हम देंगे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, जनाब मौजूद है हमारे साथ नजीबुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। बहुत शुक्रिया बुलाने का। और सोहेल भाई के साथ तो बड़ा लंबा साथ रहा है, हमारी बिल्कुल। बहुत पुरानी दोस्ती है, और हम मैच भी जो है वो साथ देखते वो तो हैं हमें स्टेडियम ऑफ में। एयर अंदाजा हो चुका है। अच्छा, पुरानी आपने बात करी, तो थोड़ा हम पुरानी बातें से जी। स्टार्ट करते हैं। जरा बचपन के बारे में अपना बताएं कि कैसा रहा। शुरू से ही बोलने का बहुत ज्यादा शौक था, स्कूल ओह। लाइफ में कभी एंकरिंग की तो आपने सोचा अब एंकर की साइड पे ही आना? मैं डिबेटर था। आई वन ऑल पाकिस्तान डिबेट चैंपियनशिप ट्वाइस। मैं 10 Okay. साल की उम्र में यूनिसेफ की तरफ से टर्की गया था। तो वाओ, बोलने का जो शौक बहुत ही था, सही इतना है। था कि वो मेरा ख्याल है क्लास 3 में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है। डिबेट बेस पर ही। अच्छा, ब्राइट स्टूडेंट रहे शुरू से ही आप? बहुत एवरेज। नहीं, डिबेट्स में बहुत अच्छा था ना, तो इस वजह से ओके, कि मुझे मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो जितने भी उस जमाने में हमदर्द के बहुत सारे इवेंट्स होते थे ओके, बच्चों के ना, सही। तो वो ऑलमोस्ट मंथ में 2 बार होते थे, और मैं हर हम्म। चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरी वालदा का है। सही। उनको बहुत शौक था। वो अपने स्कूल लाइफ में डिबेटर थी, तो वो उन्होंने अपने हर बच्चे में ट्राई किया। मैं सबसे छोटा था, मैं चल गया। सही। वाह। तो वो फिर हम्म। मैंने फिर बहुत डिबेट्स की, और उस वजह से बचपन में फिर पीटीवी के प्लेज में भी काम किया। तो ओके। कॉन्फिडेंस बहुत था और बहुत एनर्जी थी, वो इस तरफ लगाई सारी। अच्छा, तो आपने अपने करियर का आगाज जो रेडियो से किया, और आप वेस्टर्न म्यूजिक का एक प्रोग्राम जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो का, वो आप करते थे, तो ये अच्छा, रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। जी जी। इस प्रोग्राम का नाम था द बिग शो, जो एक बड़े मशहूर रेसलर के म्यूजिक पे था, राइट? हाँ, ये तो बाद में हुआ था सोहेल भाई। उससे पहले शुरू था। शुरू मैंने जो नॉर्मल वेस्टर्न म्यूजिक स्लॉट होता था, उससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं शर्फ कैसर का शो बहुत शौक से सुनता था। तो फिर वही देखते हुए मुझे मूड हुआ करने का, मैंने आके ऑडिशन दिया, फिर वो शो शुरू हुआ। फिर उसके बाद बिग शो मारुख शेख के साथ वो मारुख शेख के एवरी वेडनेसडे आता था। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, उसी में एक हादसा हुआ, हादसा ही कहूंगा मैं। 2005 में अचानक नजीबुल हसनैन का शो खत्म होता है इंग्लिश का, और उनको कह दिया जाता है, भाई 1 घंटे का स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करना है। जब आप वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रहे थे, तो आपको 19 साल बाद ऐसा लग रहा था कि 19 साल बाद सोहेल खान के साथ बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। और मुझे उस वक्त ये आइडिया भी नहीं था कि देखिए कैसे कहाँ किस्मत ले जाती है, बिल्कुल। कि मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि फिर मैं स्पोर्ट्स की ही फील्ड में रहूंगा और ये काम ये करूंगा। पूछेंगे आपसे कि हाँ, कैसे कब स्पोर्ट्स के, पूछेंगी? ये थोड़ा अच्छा, टाइम दे, ठीक है। बिल्कुल हाँ, पूछेंगे। हाँ। सही। तो ये सारा सिलसिला रहा, आपने क्या, आप मुझे ये बताएं कि जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया, आप पहली मर्तबा पीटीवी के शो पे आए, वो एक्सपीरियंस कैसा कैसा था आपका, याद है कुछ? अच्छा, मैं वही बात जो पहले कर रहा था, क्योंकि बचपन में मैंने इतना एज अ चाइल्ड स्टार ड्रामों में काम किया हुआ था। एक टेली फिल्म थी, बच्चों के ऊपर ही बेस्ड करती थी, ओके, उसमें मैं मेन कैरेक्टर था। आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो ये सारी चीजें मैंने क्या फेस नाम था की। उस टेलीफिल्म का? उसका नाम था कंदील।
और वो कंदील 14 अगस्त के लिए बनी थी ओके और ज़हीन ताहिरा मेरी दादी का रोल प्ले कर रही थी। ओए होए तो मैं वही बता रहा हूँ, बड़ा कलरफुल बचपन रहा है मेरा, अच्छा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में कलरफुल इंसान तो नहीं डिफाइन कलरफुल देन, नहीं ठीक है ना। तो बस नहीं, वो वहाँ से जो है ना मुझे बहुत फिर बड़ा कैमरा फेस करने का मुझे आइडिया हो गया था। हाँ, जब मैंने जिंदगी में पहली बार अपना पहला टीवी शो लाइव किया है। अच्छा मौका कैसे मिला ये बताएं मुझे अच्छा, मौका ऐसे मिला कि मैं, जैसे सोहेल भाई ने बताया कि रेडियो शोज करता था, वहां पता चला कि पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन के लिए ऑडिशन ले रहा है। ओके तो उसमें फिर जो उसके ऑप्शंस आ रहे थे कि एवरीडे एक डिफरेंट शो होगा, तो उसमें स्पोर्ट्स था। तो स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट तो था ही। अब मैं सही टीवी पे जाके तो वेस्टर्न शो कर नहीं सकता था पीटीवी पे। बिल्कुल तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्पोर्ट्स से ट्राई करूंगा। मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, मेरा वो हो गया। और किस्मत मेरी अच्छी इस तरह से रही कि अथर वकार अजीम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अभी आमीन रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, वो जीएमपीटीवी थे और उनको खुद भी स्पोर्ट्स का शौक था। सही तो वो ट्रांसमिशन वो खुद देख रहे थे। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस बड़ा शानदार रहा। फिर पीटीवी के साथ मैंने बहुत काम किया, और वहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स होती थी शाहिदा शोएब रिजवी। सही उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और मेरा बड़ा साथ दिया। और आपको जो आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए ना, ऐसी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और मैं बड़ा लकी रहा, मुझे आपके हमेशा टाइम मिली। में है ऐसे लोग जी बिल्कुल हैं, अभी भी हैं, और अभी भी लोग अगर देखते हैं कि पोटेंशियल है, और वो फिर साथ देते हैं आपका, वो हर जगह होते हैं, उनके और बगैर आप बन नहीं सकते। बन नहीं सकते हम्म। बिल्कुल किसी की साथ की जरूरत लाजमी चाहिए होती है कोई ऐसा गेस्ट जिसने बड़ा टफ टाइम दिया और उससे पहले आप डर में हो या डर रहे हो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने टफ टाइम दिया हो या आप सर डर किसी रहे ने तो हो। दिया होगा नॉट रियली। शुरू में मेरे साथ 2007 में मैं हम टीवी के लिए रिवर्स स्वीप विद जावेद मियादाद करता था। ओ सब उस पे पूछना है वो और उसमें जो है ना जावेद भाई के साथ जो पहला शो था ना, उसमें जावेद भाई थोड़ा डिसमूडेड थे, और उनको ये फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत यंग हूँ सही और मैं उनके साथ मैच नहीं कर रहा हूँ। सही तो अगेन वहां पे भी अथर साहब ने हेल्प आउट किया हाँ, आपको वो अथर साहब हम टीवी ज्वाइन कर चुके थे उस वक्त। ताल्लुक तो और नहीं था कोई अथर साहब से आपका नहीं, बस अब देखे ना, काम कर करके लोग आपको, जो मैं वही कह रहा हूँ ना, Appreciate करते अप्रिशिएट हैं, करते हैं। उन्होंने talent मुझे वो होता है। मौका दिया, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो फिर उन्होंने जावेद मियादाद को ये समझाया और कन्विंस किया कि एज से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कर रहा है, आप साथ करें। तो फिर जावेद भाई और मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो अच्छा गई। और जावेद मियादाद की आपने बात करी आपने बड़ा एक अच्छा उनके साथ शो भी किया रिवर्स स्वीप के नाम से तो वो कैसा एक्सपीरियंस था वो कैसे शो हुआ और जावेद मियादाद को एज अ पर्सन आपने कैसा शो में पाया अमेजिंग अमेजिंग। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो वहां से एक स्टार्ट जो मिला, उसके बाद फिर जावेद भाई और मैं बहुत क्लोज हो गए, और मैंने जावेद भाई से बहुत कुछ सीखा। Okay. और सच अ लेजेंड। Yes, he उन्होंने is. हाँ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें मुझे सिखाई, मुझे समझाया, स्पोर्ट्स पे बात करने का तरीका, मैच को एनालाइज करने का तरीका, वो सब ऑब्वियसली अच्छा शो के बाद एज में जावेद भाई के साथ काम करने मिले। बिल्कुल इट्स एन ऑनर कभी ऐसा हुआ कि आप शो करके जा रहे हैं और किसी ने कहा यार तुम जावेद मियादाद के साथ करते हो हमें मिलवा दो हम फैन हैं ऐसा ओ, कोई ये हुआ? तो आज तक होता है। अभी तक होता ये तो आज तक होता है। आप हमें मिलवा सकते हैं फिर वैसे मैंने भी एक बार रिक्वेस्टिंग की हाँ, वो कब तो आपकी मिलवाएंगे? रिक्वेस्ट जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सोहेल भाई, सोहेल भाई को मेरे एक और बहुत ही पसंदीदा क्रिकेटर, और आई एम वेरी लकी टू से इज माय फ्रेंड यूनुस खान के साथ जो है ओए होए वो एक 1-on-1 सेशन करना है। इंशाल्लाह अच्छा आपने जावेद भाई के साथ किया बड़े बड़े नामों के साथ आपने बड़ी स्क्रीन शेयर की मोहसिन हसन खान जी। फिर वर्ल्ड कप 2011 भी आपने किया पीटीवी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल एक्सपीरियंस इन लेजेंड्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का तो वो कैसा रहा है और ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सबके साथ बहुत मज़ा आया काम करके, और मोहसिन भाई ऑल्सो लाइक माय एल्डर ब्रदर, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। अच्छा, मोहसिन भाई का जो रख रखाव है, बात करने का तरीका, तमीज़, तहजीब, वो बड़ी शानदार है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। यूनुस भाई इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल। यूनुस सही भाई की ज़िंदगी में डिसिप्लिन है, वो जिस तरह से काम करते हैं, चलते हैं, जैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कामरान अकमल हैज़ नो टेंट्रम्स, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। सही आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो। मैंने आपसे कहा क्रिकेट देखना और समझना जावेद भाई से सीखा, फिर बासित बात अली से सीखा। बासित भाई का जो गेम को देखने का, समझने का अंदाज है, वो बड़ा शानदार है।
तनवीर अहमद ने मेरे साथ बहुत काम किया, ओहो। उनसे बहुत कुछ सीखा। तो सही। सबसे कुछ ना कुछ आप सीखते हैं और यही आपका प्रोसेस है। जिस दिन आपको ये लगेगा ना आज तो मुझे सब कुछ आता है, वहां आपका डाउनफॉल शुरू हो अच्छा, जाएगा। शोएब जट से सही। कुछ सीखा? हाँ, फनकारियाँ। शोएब दोस्त है, ऑब्वियसली नो साथ डाउट, काम नो किया डाउट। और बड़ा मजेदार कैरेक्टर है और हमेशा कुछ नया सिखाता भी है और दिखाता भी दिखाता भी है। है। ओके, आप स्पोर्ट्स के साथ अपना एक चैनल भी रन कर रहे हैं और उसमें बहुत ओपनली और ब्लंटली अगर मैं आपको कहूँ कि आप व्यूज दे रहे होते, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके फैंस ने या देखने वालों ने आपको ये बैकलैश आया उनकी तरफ से, कहा हो कि ये आपने तो कभी ना पिच का एक्सपीरियंस किया ना क्रिकेट खेली है तो आप इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो हैंडल कैसे करते हैं फिर इन तमाम एक तो चीजों को? मुझे बड़ी ये पूरी लॉजिक है ना, ये बड़ी फूलिश लगती है। वैसे तो कभी आया नहीं है, ओके। लेकिन नॉर्मली आप जब किसी क्रिकेटर से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो उनसे ये आ जाता है, आप मुझसे इस बारे में बहस कर रहे हैं, आपने तो क्रिकेट खेली नहीं है। सही। कहने का मतलब ये है कि जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हैं वो तो कभी पॉलिटिक्स में उतरे नहीं होते, बिल्कुल। उन्होंने तो कोई सीट होल्ड नहीं की होती। सवाल करना उनका काम है, क्या तो बात इसी है। तरह सवाल करना मेरा काम है। और मैं अपने जो चैनल है ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसमें भी मैं यही बात करता हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। सही। आप मुझसे 1000 इख्तिलाफ करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे नहीं ले सकते। बिल्कुल। ये मेरा वर्जन है। मैं जैसे मैच को देखा या मैं किसी क्रिकेटर के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा ये फाइनल से है सही। भाई, ये मेरा व्यू है। अगर मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे डिसएग्री कर लें, लेकिन मेरा व्यू तो नहीं। जो अक्सर जब अभी शोएब जट का जिक्र हुआ तो लोग शोएब जट के स्टेटमेंट्स पे हमसे सवाल करते थे कि वो तो ऐसा कह रहा था, वो तो ऐसा भाई ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट करें, चाहे सही है चाहे गलत है, बट पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर किसी का रिस्पेक्ट करना है। सही। बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने बहुत शोज़ किए हैं, कोई ऐसा शो जो अब तक का द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस, कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई शो हो सकता है, बहुत सारे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए, व्हिच इज़ द बेस्ट मेमोरी आई शुड से, और मेमोरेबल शो आई शुड से, और इंटरव्यू आई शुड से? आई एम स्टिल लुकिंग फॉर वन। हाँ। देखिए, जब मैंने आपसे कहा ना, आपका या तो आपका लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता और कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं हो सकती और कोई चीज़ बहुत बुरी नहीं हो सकती। आपको हर वक्त आपसे गलतियां भी होंगी, हर वक्त आपसे अच्छे आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल। मुझे शायद 5-10 साल पहले पूछते तो एक शो बहुत अच्छा लगता कि ये मैंने बहुत अच्छा किया, उसके बाद कोई और हो गया होगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सही। ये तो वक्त के हिसाब से है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस पॉइंट पे पहुंचते जाते हैं आपको लगता है हाँ ये सबसे अच्छा था, फिर उससे आगे और अच्छा होने वाला होगा। सही। तो बस मैंने आपसे जिन लोगों के नाम लिए उनके साथ काम करके आज भी मज़ा आता है, पहले भी मज़ा आता था। सही। अच्छा, आप इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है या होता रहा है तो उसके टाकरू में भी ना वो बहुत नजर आए हैं, उसमें आप डिस्कस कर रहे होते हैं उस तमाम तर चीजों को, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या वाइब होती है उस टाइम, क्या फीलिंग होती है? उस टाइम फीलिंग ये होती है कि मैच नहीं जीतते, कम से कम डिस्कशन ही जीत जाए। तो जीत जाते? कैसे जीतेंगे? मैच ही नहीं जो जीते। जो हमारे स्टैट्स है, सोहेल भाई साथ बैठे सही। स्टैट्स के एक्सपर्ट, तो उसके बाद हमारा उनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सही। क्योंकि आपको अपनी बात रखनी होती है। सामने से वो आपको बता रहे होते हैं हम इतने जीते, आप तो जीतते ही नहीं हो। सही। तो वो थोड़ा जरा मिसमैच होता है, बट वो एनवायरनमेंट इतना मजेदार होता है। इंडिया सही। पाकिस्तान की राइवलरी में इतना मजा आता है, जो अब कुछ अरसे से मुझे ऐसा लगता है कि कम हो रही है, कम हो रही है। बिकॉज हमारी क्रिकेट थोड़ी डाउन है, उनकी क्रिकेट थोड़ी ऊपर की तरफ है, बल्कि थोड़ी नहीं काफी ऊपर की तरफ है। कि अब गौतम गंभीर के हेड कोच बन जाने की वजह से मैंने जितना देखा है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, इंडियन क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ जा रही है। नहीं, वो डाउनफॉल नहीं कह सकते, बट जहाँ बहुत सारे बड़े स्टार्स हो जाते हैं ना, वो थोड़ा क्लैश बनता है। कुछ आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी चीज़ें एक पेज पे नहीं होती, शायद उसकी वजह से कह सकते हैं। बट ओके। ये तो देखें, जो ऊपर जा रहा है उसको कभी ना कभी नीचे तो आना नीचे तो पड़ेगा। आना। 10 साल से ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया तरस रहा था इसके लिए, इस बार उनको मिल गई है, तो वो तो हार जीत तो होती है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि उनका उनका जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो बहुत बेहतरीन है सही। और उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत कमाल है। इसकी वजह से वो अभी जाहिर है अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा बिल्कुल। कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो मानेंगे ना कि राहुल द्रविड़ एक तरफ इतना बड़ा नाम, उसकी रिप्लेसमेंट गौतम गंभीर तो नहीं हो सकता कम से कम, इसके तो एग्री करेंगे ना? देखिए, अब सही है, राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम था, राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छा काम किया। राहुल द्रविड़ इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर यंगस्टर्स, सही है। लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो आपको आगे तो बढ़ना है ना। अब इसमें ट्रायल एंड एरर भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि गौतम गंभीर डेफिनेटली कामयाब होंगे, लेकिन मूव तो सही थी।
ग्राउंड वर्क तो वो कर आए थे। विद केकेआर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आपने एक अच्छे क्रिकेटर को बनाया है तो थोड़ा वक्त उनको देना पड़ेगा, बट आपने आगे तो बढ़ना है ना सोहेल भाई। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के क्रिकेट पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है हम्म। वो भी काफ़ी अरसे से ना नाज़ुक दौर से गुज़र रही है। इसका ज़िम्मेदार किसे समझते हैं आप? कौन है? उफ, इतना मुश्किल सवाल और पिन पॉइंट करने कह रही हैं आप इसमें। मेरे हिसाब से आपको अपना स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। आपको अपनी ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी, वो आप देते नहीं हैं। ऐसा ही है। फिर आप ये जो बॉल वाला मसला है, अब थोड़ा हम ज़रा हम्म। ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे। आपको पहली फुर्सत में बॉल बदलनी है। आपको पहली सही। फुर्सत में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देंगे। अभी आपने जो स्ट्राइक फोर्स बनाई है वो आपकी क्रिकेट को पीछे ले जाएगी ना। अभी कौन सा T20 का वर्ल्ड कप आ रहा था जो आपने उनको छुड़वा के यहाँ लाके बिठा दिया है, और इसमें आप इन लड़कों पे काम कर रहे हैं अभी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ठीक करना होगा। पाकिस्तान अगर जहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करता है ना, वो अपने रॉ टैलेंट की वजह से करता है। सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है। सही। हमारी तो सिस्टम के जो इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, हम्म। सिस्टम तो हमारा फिर कभी भी ठीक नहीं रहा ना। हमारा तो सिस्टम तो शुरू दिन से ही कभी भी शायद फ्रॉम द स्टार्ट बहुत रेयर रहा होगा कि सिस्टम रहा है। बहुत अच्छी बात की है सोहेल भाई, लेकिन दूसरे प्रोफेशनल हो गए ना, तो अब हाँ, आपको उनसे compete करने के लिए खुद भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा। यानी जब पहले टी आप बिल्कुल पहले आप देखते थे ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सिस्टम ज़रा प्रोफेशनल था, तरीके से चलता था। अब हिंदुस्तान उससे भी आगे आ गया है। तो जब आपको इन टीमों के साथ compete करना है, इनके साथ अपने क्रिकेट का मुकाबला करना है, तो आपको भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली ऐसा ही सही। है। बाबर आज़म की फॉर्म क्यों वापस नहीं आ रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो मेरा बड़ा सिंपल सा एक अपना एक ओपिनियन है। वो ये है कि आप बहुत जल्दी किसी खिलाड़ी को पेडिस्टल पे बिठा देते हैं, चढ़ा देते हैं ऊपर, और फिर जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे मीट नहीं कर पाता, तो फिर आप कहते हैं इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। बहुत, मैं नहीं कह रहा कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं है। सही। मैं ये कह रहा हूँ बाबर आजम पाकिस्तान का तो बेस्ट प्लेयर है, लेकिन आप दुनिया में जिनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, पहले कोई उसका कंपेयर करने की कोई वजह भी तो हो ना। सही है। इज ही अ मैच विनर? नो। यस और नो? नो। मैच विनर नहीं है, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, उस तरह की टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस पे आप किसी आज के लेजेंड से मिलाएं। सही। तो आपने बहुत जल्दी बहुत कुछ दे दिया, और उसके बाद अब आपकी एक्सपेक्टेशन पे जब वो पूरा नहीं उतर रहे, तो आपको बुरा लग रहा है। अच्छा, सही। इसमें ये वजह भी तो है ना कि हमारे वक्त में हर वक्त सुपरस्टार्स रहे फ्रॉम 50s टू 90s अर्ली 2000। अब कोई सुपरस्टार नहीं है तो हम शायद बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर गए और हमने एक स्टार ऐसे को बना दिया जो हकीकतन उस तरह से मैच विनर नहीं है जिस तरह उसको उस तरह से होना चाहिए। ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन और ये भी वजह रही, हाँ, मैं एग्री करता हूँ सोहेल भाई आपकी बात से, क्योंकि पिछले कुछ 10-15 सालों में तो बिल्कुल ही शॉर्टेज पड़ गई ना आपको। टेस्ट में आप देखें तो लास्ट यूनुस खान ही थे, उसके बाद एक बड़ा गैप आ गया। सही है, वनडे में आपको उससे भी पीछे चले जाएं तो नहीं मिलता। तो ये एक लैक ऑफ रोल मॉडल्स, लैक ऑफ स्टार प्लेयर्स। तो जब आपको एक टैलेंटेड अच्छा खेलने वाला लड़का मिला, तो आप उसको आपने खुद ज़्यादा प्रेशर में डाला विराट कोहली से कंपेयर कर करके। अदरवाइज आई थिंक प्लेयर अच्छा है, बस थोड़ा अप्रोच जो है ना वो अग्रेसिव करनी पड़ेगी, थोड़ा अप्रोच मैच विनिंग वाली लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, जब कप्तान नहीं थे, हम्म। कप्तान नहीं थे तब तो रन्स कर रहे थे, बहुत एक नजर आ रहा था। आपको लगता है इसने भी बड़ा कहीं ना कहीं रोल प्ले किया कप्तानी कबूल करने से लेकर, और उसके बाद फिर दोबारा कप्तानी गई और फिर जो इश्यूज क्रिएट हुए, फिर ये सारे जो मैस क्रिएट होते रहे इस पूरी टीम के अंदर, जो एक जो मसले मसाइल आए, उसने भी कहीं ना कहीं बाबर पे रोल प्ले किया। 100%, क्योंकि कप्तान तो, अगर ये सवाल कप्तानी पे होता तो बड़ा स्ट्रेट आंसर है, इज अ बैड कैप्टन। कैप्टनसी तो एक अलग ही टॉपिक है, कैप्टनसी तो बहुत ही खराब थी। प्लेयर वो बहुत अच्छा है, और वो अभी भी, मैं कह रहा हूँ, अभी भी वो आगे बहुत अपने आप को साबित कर सकते हैं, लेकिन कैप्टनसी वॉज अ डिजास्टर। वो दोबारा देना, फिर से देना, जब एक आदमी के अंदर कप्तानी के जर्म्स ही नहीं है, तो हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो वर्कलोड को प्रॉपर्ली एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वर्कलोड प्रॉपर्ली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है?
नहीं मैं समझा नहीं, वर्कलोड को मैनेज सही से नहीं करते। हाँ मैनेज आप देखिए कह यार लें ये अभी जिसको। बड़ा फैंसी टर्म आ गया, नया वर्कलोड नया। मैनेज है सोहेल भाई। हाँ। ये पहले तो नहीं होता था, लोगों को ज्यादा क्रिकेट चाहिए होती थी, अब ज्यादा क्रिकेट है तो वर्कलोड मैनेज आ गया है। भाई अब आप देखें, प्लेयर कहता है वर्कलोड मैनेज करना है और उसके बाद वो लीग खेलने चला जाता है। तो ये तो ड्रामे हैं तो आजकल एनओसी के। कौन दे रहा है फिर? वो तो बोर्ड ही देगा जाहिर है, तो वर्कलोड लेकिन नहीं हो रहा है ना मैनेज प्रॉपर्ली। मेरे हिसाब से यार ये बड़ी मॉडर्न चीज है वर्कलोड मैनेज। पहले तो ऐसे मशीनों की तरह ओवर्स कराते थे फास्ट बॉलर, बल्लेबाजों को भी चाहिए होते थे कि हमें ज्यादा मौका मिले, हम ज्यादा रन्स कर सकें। तो ये बड़ी अभी की चीज है जिसे कहते हैं वर्कलोड मैनेज। अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू होता है। लेकिन एक बात तो है ना कि अब इसकी ये भी तो वजह है ना कि एक खिलाड़ी ये सोचकर भी नहीं छुट्टी लेता होगा। आप देख रहे हैं इमरान खान तो ड्रॉप हुए एक बार, तो ड्रॉप क्या हुआ, उन्होंने अपनी मतलब बेगम की वजह से रेस्ट लिया, बेचारे जिंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं खेले। तो खिलाड़ी ये भी तो सोचेगा ना मैं चला जाऊंगा, दूसरा आएगा मेरी जगह भी कहीं हमेशा। हाँ ये बात भी सही है, और ये जो परेशानी है ये प्लेयर के साथ तो रहती है। अच्छा तो अरे मसला ये, आप प्लेयर की क्या बात कर रहे हैं, हम लोग की फील्ड में भी अपना शो छोड़ के कौन जाता है कि कोई मेरी जगह आ जाएगा, सबका ऐसा ही है। तो 11 साल से इसका मतलब है आप लगातार शो कर रहे हैं इंडस्ट्री से, तो कभी छुट्टी नहीं ली आपने? नहीं छुट्टियां ली हैं, वेकेशन कोई आया लेते है हैं। क्यों नहीं फिर? मेरी किस्मत अच्छी है। नहीं आपके उस लेवल तक तमाम देखने वालों को लाजमी बताएंगे, जो लेवल जनाब मुजीबुल हसनैन साहब का है उसको मीट करने के लिए ना आपको वो फिर लेवल होना चाहिए, तो वो लेवल भी नहीं है ना सर, क्रेडिट लें थोड़ा सा। अच्छा साथ ये भी बताएं, वैसे आप क्रेडिट नहीं लेते? बहुत क्यों सारी नहीं चीजों लेते हैं का मैंने क्रेडिट, नोट डरते करी हैं? है। सोहेल भाई आप जो है ना किस तरह जा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। नहीं क्रेडिट बस मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह देख रहा होता है और आप बिल्कुल। अपना काम करते रहें, आपको चीजें खुद मिलती हैं। जब 11 साल से आप सर आप इस सोच पर हैं, अप्रोच में, तो टिके हुए हैं शायद, या डेफिनेटली। हाँ क्या इसका एक क्या सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। जी। आप एआरवाई से वापस आए, बहुत ही बेहतरीन इदारा, एनवायरनमेंट सब, क्या वजह है? लोग मतलब मैं लोग पूछते हैं यार नजीबुल हसनैन ने कोई ना, लोग नॉर्मली हमेशा हमने देखा है चैनल चेंज करते हैं और ये तो हो नहीं सकता आपको ऑफर्स नहीं हो। व्हाट द रीजन आप स्टिल एआरवाई पे ही हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसकी वजह है वर्क एनवायरनमेंट। बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं हमेशा कहता हूँ हो सकता है कि अच्छे पैसों की ऑफ़र हो, अच्छी चीज़ों की ऑफ़र हो, बट मुझे सुकून मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे इदारे ने मुझे फ्री हैंड दिया है, सुकून है, काम करने की आज़ादी है। मतलब थैंक्स टू माय बॉस अम्माद यूसुफ, और ऑब्वियसली सलमान साहब इज़ एन इंस्पिरेशन, सलमान इकबाल। तो आपको जब ऐसे लोग मिल जाए ना जो आपको फ्रीडम दे काम करने की, और एक ऐसे काम में जिसमें थोड़ा क्रिएटिव एलिमेंट हो, आप तो आपको बहुत मजा आता है। क्योंकि ये सोहेल भाई भी समझते हैं, ये जिसका पैशन होता है ना ये वही कर सकता है। सही। तो वो आप अगर आपके ऊपर ये लगा दिया जाएगा, क्योंकि मैं बास चैनल्स का सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इसको उड़ाना है, उसके खिलाफ बात करनी है, उसको सपोर्ट नहीं करना। एआरवाई में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये दैट्स द ओनली रीजन कि आप मुझे वहाँ पे मजा आता है, अच्छा लगता है। अच्छा आपको नहीं लगता है समहाउ दैट यू आर लकी कि आपने पीटीयू स्टार्ट किया तो भी सपोर्टिंग आपको बंदे मिले, फिर आप एआरवाई में 11 साल से लगे हुए, इंशाल्लाह मेनी मोर इयर्स टू गो, आप करेंगे, देखेंगे हम सब आपको, तो आपको एआरवाई में भी बड़े सपोर्टिव मिले। मस्ट बी यू आर लकी। ऑफ कोर्स मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि चाहे पीटीवी हो, चाहे हम टीवी हो, चाहे आर्ट्स टीवी हो, मैंने 1.5 मेटा साल स्पोर्ट्स को भी डाल दें। हाँ लाइन से आ रहा हूँ ना। चाहे आर्ट्स टीवी हो, चाहे एआरवाई हो, चाहे मेटा हो, तो सब जगह से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और ये बहुत किस्मत की बात है। अच्छा ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सा हटके हो जाएगा लेकिन मुझे बता दें कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, ऐसा होता है? आप अच्छे हैं इसलिए सारी जगह अच्छे लोग मिल रहे हैं? नहीं, इवन मैं भी अच्छी हूँ, मुझे फिर तो मैं नहीं मिलता क्रेडिट नहीं लूंगा। देखिए आपकी कोई कंट्रोवर्सी बताएं, आपकी कोई मैं कंट्रोवर्सी भी- भी क्रिएट नहीं होती? मेरी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होती, मैं बहुत स्ट्रेट लाइन पे चलता हूँ। या बहुत सीक्रेटली आप काम करते हैं? तो फिर मैं उसमें भी कामयाब हूँ अगर ऐसा है तो। प्रोफेशनलिज्म। अच्छा अभी जरूर मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी गहरी इन्वॉल्वमेंट रही कराची किंग्स की वजह से, जी कैसा देखा? 10 साल ऑलमोस्ट होने को हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल कितना पॉजिटिव तो रहा ही है। आपसे अगर पूछा जाए कि कितना आपने इसको कैसे ऑब्जर्व किया पूरे मोमेंट को, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी आती हैं, जैसे फ्रेंचाइजीज की सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस की बातें आती हैं, लोग फ्रेंचाइजीज से बहुत सारे मामला हो जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक टीम के लिए नहीं पूछ रहा मैं, ओवरऑल पीएसएल की बात कर रहा हूँ 10 देखिए, साल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मतलब जब पीएसएल स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोगों के लिए जो फील्ड में थे, अगले दिन से ये फीलिंग थी, इज इट रियल?
क्योंकि हमने हाँ। इतना वेट किया है इसका सही। और बड़ी खुशी थी कि ये आया और फिर उसके बाद इसका पाकिस्तान आना, तो ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तानीज, ये सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और नॉट सही। बिकॉज आई एम विद AR भाई, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इसको जो हाइप मिली उसमें बहुत बड़ा रोल कराची किंग का है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक बड़ा मीडिया हाउस इसके पीछे खड़ा था, तो सही। पॉपुलैरिटी इमीडिएट बेसिस पे मिली PSL को। सही। और बिकॉज ऑफ दैट चैनल बाकी चैनल्स ने एसोसिएट करना शुरू कर दिया बाकी टीमों के साथ, सही। तो एक अच्छी राइवलरी बनी और उससे फौरन ही आपको जो है PSL फेमस हो गई, बड़ी पॉपुलर हो गई। हाँ, हमारे साथ कुछ सेटबैक रहे हैं कि उस तरह से फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते जिस तरह से IPL में आते हैं, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है उसके हिसाब से एक बहुत अच्छी लीग है और बहुत टॉप क्वालिटी क्रिकेट होती है। अच्छा, इस बार IPL और PSL एक साथ हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं इन सबको? मुझे ऐसा लगता है ये $1 मिलियन आइडिया है। सही। पूछे ओह, क्यों? क्यों? सोहेल भाई पूछे। क्यों? क्योंकि पहले जो प्लेयर IPL के आसरे में रहते थे वो भी नहीं आते थे। अब आपको पता चल गया है कि IPL में आपकी जगह नहीं बन रही है, वो खिलाड़ी अवेलेबल हो गए। देखिए, आपको पहले भी फर्क नहीं पड़ रहा था, अब भी फर्क नहीं पड़ रहा। सही। अभी जो अच्छी चीज हो गई है कि जब IPL चल रहा होगा तो ये जो बाकी प्लेयर्स हैं ये भी फ्री होंगे ना, कुछ और तो होता नहीं है IPL के टाइम में, तो वो PSL के लिए अवेलेबल भी हैं। और जिनका IPL पे नहीं हुआ, वो पहले तो वो एक उम्मीद पे रहते थे ना कि इतनी बड़ी लीग हो रही है तो मैं इस टाइम पे ब्रेक ले लूं। सही। अब उनको पता है वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है। तभी आप देखें इस बार जो टीमें बनी हैं उसमें बड़ा अच्छा बैलेंस है फॉरेन प्लेयर्स का। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो जब हो जाएगा तब पता चलेगा कितना नफ़ा नुकसान हुआ, बट मेरे हिसाब से ये सही टाइम है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि IPL नहीं खेल रहे होते। अच्छा, PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कितना फायदा दिया PSL की इस पूरी लीग में? हाँ, अगेन सोहेल भाई जो है ना वो समझ गए होंगे, इसके 2 आंसर्स हैं। ओके। एक ये कि अच्छा फायदा तो ये हुआ कि आपको बहुत सारा टैलेंट नजर आता है। सही है। बुरा ये हुआ कि आप PSL की बेस पे अपनी सारी टीमें बना रहे हैं। ओके। अब लोगों को चाहिए शॉर्टकट। वो कहते हैं मैं किसी तरह PSL में आ जाऊं, लाइमलाइट में आ गया तो पाकिस्तान टीम में आ जाऊंगा। दैट इज रॉन्ग। दैट इज वेयर आई वाज सेइंग कि आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी होगी। ठीक 3-4 सीजन खेला हुआ आदमी तभी वो कंसिडरेशन में आए। सही ये है। शॉर्टकट से ये होता है कि नाम आ जाता है प्लेयर का और एक प्लेयर तो कप्तान भी बन रहा है, उसे पाकिस्तान टीम के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सही है। PSL की कुछ परफॉर्मेंसेस पे लड़कों के नाम आगे आना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। ये नहीं कौन होना था चाहिए। जो परफॉर्मेंस के विदाउट परफॉर्मेंस के अच्छा, मैं सब कैप्टन बता दूं? अच्छा, नहीं, मैंने कहा आपने जिक्र किया तो तमाम देखने वालों को भी पता होना चाहिए। खैर, बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी अब 19 फेब से पाकिस्तान में होती जी। हुई नजर आएगी। यकीनन एक बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए। वी होप सो, और उम्मीद है कि ये स्मूथली सब कुछ हो जाए। इंशाल्लाह। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 2 फाइनलिस्ट टीमों को आप किनको देख रहे हैं? 2 फाइनलिस्ट। देखिए, एक तो नंबर 1 तो पाकिस्तान, बिकॉज सही है। पाकिस्तान की वनडे टीम काफ़ी स्टेबल है ठीक है। और पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में बाकी दोनों फॉर्मेट से बहुत बेहतर खेल भी रहा है और अपनी कंडीशंस हैं, अपनी जगह है। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है। सही है। और दूसरी टीम आई वुड से इट कुड बी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ओके। और अगर 4 टीमों की बात की जाए तो पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ओके। तो इंडिया मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ फाइनल लाहौर में हो। ओके। ये भी सही है। अच्छा, आप मिकी आर्थर, हम्म, जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन, क्योंकि आपने ये ऑलमोस्ट इससे पहले भी जी आप फील्ड में तो हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर इन सब के साथ मिकी आर्थर और गिलेस्पी का तो आपने इंटरव्यूज़ वगैरह भी जी किए जी हुए हैं। बिल्कुल। फॉरेन कोचेस पाकिस्तान में सिवाय बॉब वुलमर के, जिनको दुनिया से शायद जाना पड़ गया पाकिस्तान की हार की वजह से, वो नहीं बर्दाश्त कर सके, हम मतलब इज्जत क्यों नहीं देते? आपने इनके साथ टाइम गुजारा है, ज़रा वो एक्सपीरियंस भी, क्या लगता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं? पता है, हम ओवर कमिट करते हैं पहले जब गोरा आ नहीं रहा होता। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गोरा हायर करने का फ़र्क पता है क्या है? जब इंडिया किसी को हायर करता है तो वो उस पर एहसान करता है। हम किसी गोरे को हायर करते हैं तो गोरा हम पे हम एहसान पहचान। करता है। वो जो चीज़ है ना, आप ओवर कमिट करते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, फिर जब आप एक एक करके चीज़ें वापस लेना शुरू करते हैं तो उसको अपनी इंसल्ट लगती है। मेरे हिसाब से व्हेन आई मेट जेसन गिलेस्पी आई वाज वेरी एक्साइटेड। वो मेरा उनका बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन रहा। ही हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स। वो ठीक है, लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पाए, उनको पाकिस्तान का आइडिया होना चाहिए था।
मेरे हिसाब से अजहर महमूद उनके साथ थे, उनको आइडिया देना चाहिए था रादर देन ब्लेमिंग जेसन गिलेस्पी फॉर सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आप मेरे हिसाब से आपका प्लान ही ठीक नहीं था। आपको एक तो आप जब किसी को लाते हैं तो उसको वक्त दें और थोड़ा पेशेंस आपके साथ भी होना चाहिए। या तो आप सब कुछ दे देते हैं या आप सब कुछ ले लेते हैं। इसी वजह से फॉरेन कोचेस नहीं चल पाते। मिकी आर्थर के साथ का ज़रूर तजुर्बा बताएं, क्योंकि पाकिस्तान के भी कोच रहे, कराची किंग्स के, और उनके साथ आपका टाइम भी ज़्यादा गुजरा होगा, काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह उसके ज़्यादा ही हुए हैं आपके। ओवरऑल हाउ यू सी मिकी आर्थर, क्योंकि हमने आखिरी जो प्रॉपर सक्सेस है थोड़ा बहुत जो देखा वो उन्हीं की कोचिंग में देखा। पता नहीं, ये तो आपको प्लेयर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो जिन लड़कों को उन्होंने सपोर्ट किया वो लड़के बाद में बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन मुझे कोई इम्प्रेसिव ऐसे लगे नहीं। मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत चेंज कर सकते थे। थोड़े रिजिड भी थे अपनी चीज़ों को लेके, जिस तरह से वो अड़ जाते थे विद कराची किंग। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा वो था कि जिसे आप कह सकें कि उन्होंने कुछ अच्छा किया। इसी वजह से मुझे ज़्यादा लगता है कि बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते थे बेहतर। मिकी आर्थर प्लेयर्स के साथ जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया वो तो बाद में जाके बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगे। अच्छा, एक सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत सरफराज अहमद की कप्तानी या मिकी आर्थर की कोचिंग? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ बोथ एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। देखिए, इट वाज लाइक अ फेरी टेल स्टोरी। सही है, पाकिस्तान आपको याद होगा सोहेल भाई 8 टीमों में नहीं था। हाँ हाँ, 8 टीमों की क्वालिफिकेशन में बड़ी एंड में आया और उसके बाद वो टीम जाती है और जीत जाती है। तो ये कोई फेरी टेल से कम नहीं है, एक अंडरडॉग स्टोरी है जो बहुत अरसे तक याद रखी जाएगी। तो इसमें हर चीज़ है, चाहे वो आप सरफराज की कप्तानी कहें, चाहे वो आप कहें फ़खर जमान की ब्रिलियंस इन द लास्ट 2 गेम्स, आमिर की शानदार बॉलिंग, ऑब्वियसली मिकी आर्थर का भी रोल होगा ही उसमें। हफीज परफॉर्म कर रहे हैं, अजहर अली परफॉर्म कर रहे शोएब हैं, मलिक, शोएब मलिक शादाब। परफॉर्म कर रहे हैं, शादाब खान वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप किसी एक आदमी को तो क्रेडिट दे ही नहीं सकते ना। तो इट वाज एवरीथिंग। और पहले मैच के बाद ही अहमद शहजाद को घर भेज दिया गया था। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये बता भी रहा हूँ। एक क्रेडिट है ना किसी अच्छा, का एक होना और और किसी का अच्छा ना सुने, होना। और जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी में उमर अकमल को भी भेजा गया था। अब ये तो देखिए उस वक्त के कुछ डिसीजंस हैं जो काम आ गए और कुछ नहीं काम आए, इस पे नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है इसमें हर किसी की मेहनत थी। और जब आप जीत रहे होते हैं ना, और हमारे साथ उस जमाने में यूनुस भाई शो कर रहे थे और मैं हर मैच में कहता था भाई ये आखिरी स्टेप है, इनसे कैसे जीतेंगे। वो कहता था देखना ऐसे मजे से जीतेंगे, और ये हो रहा था। तो जब मैंने उनसे बाद में पूछा ना ये कैसे हो रहा था, कहने लगे मैं अपनी टीम को जानता हूँ ना, जब ये जीतने लगते हैं तो सामने वाले इनसे अंडर प्रेशर आते हैं और ये फिर एक यूनिट की तरह लड़े, और सबने अच्छा किया। अच्छा, विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेट फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं? रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए दोनों को? यार अब तो जाहिर सी बात है कि अब वो टाइम आ गया है जब इनको सही। सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट इज सो एक्साइटिंग कि जब जाएंगे ना तो एक अलग शेप अप करेगी। अभी इनकी वजह से आप कुछ प्लेयर्स पे सोचते हैं कि खेलें ना खेलें, कहाँ एडजस्ट करें, तो वो एक अगला फेज तो आना है। बट इन्होंने इतना सर्व किया है यार, हम क्या तो नहीं जाने देंगे आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये ले ले कहना चाह रहा हूँ रिटायरमेंट कि या नहीं ले? रिटायरमेंट का फैसला अब इनको करना है। है। लेकिन सबसे पहले तो विराट कोहली के 10,000 रन तो करा दें यार मतलब वो ग्रेट्स की कंपनी में तो आ जाएं पहले। आप भी डामाडोल लग रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि ले ले, नहीं? इट्स अ वेरी टफ डिसीजन, क्योंकि मैं तो आई एम सच अ ह्यूज फैन, स्पेशली कोहली। आप हम कैसे बात करें कि इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियसली एक फेज आता है जब आपको अपने स्टेचर का सोचते हुए ये फैसला करना होता अच्छा, अगर मैं कहूँ कि बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन बनता है, क्योंकि हम बहुत देख रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना, दोनों का कंपैरिजन, इतने मैचेस, इतने रन चाहिए, वो आप कैसे देख रहे हैं? कंपैरिजन बनता है? तौबा करें तौबा तौबा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है नहीं? यार। वो मैच विनर है, उसकी हर अप्रोच, हर चीज, हर सोच मैच जिताने के लिए। विराट कोहली विराट वो कोहली बहुत एग्रेसिव भी है। अग्रेसिव हो ना हो वो एक अलग चीज है, बट उसका वो मतलब मेरे हिसाब से वो सुबह उठता होगा तो पहली चीज सोचता होगा जीते कैसे। इट्स नॉट अबाउट हिज रन्स। रन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम बीइंग सच अ गुड प्लेयर, लेकिन वो सिर्फ ये सोचता है कि मैच जीतना है। जिस दिन बाबर आजम में
50% भी ये चीज आ गई ना मैच जीतने वाली, मैं कहूंगा बाबर। कैसे आएगी बाबर आजम में ये एग्रेसिवनेस? और मैं कह रहा हूँ ना, वो बस सिर्फ टीम को जिताने का जब भी सोचेंगे तो वो बहुत बड़े तो प्लेयर क्या बन कहना चाह जाएंगे। रहे हैं, बाबर आजम में टीम को जिताने का जज्बा नहीं होता है जब भी ग्राउंड में नहीं, आते हैं? हाँ, मैं किसी के जज्बे पे कैसे, आप जज्बे पे आ गई यार सोहेल भाई, मैं जज्बे पे कैसे डाउट कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ वो अप्रोच नहीं है, तो अप्रोच वो नहीं है? अप्रोच नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं जज्बा नहीं है, सबका होता है, पाकिस्तान की अच्छा, नुमाइंदगी अप्रोच करे। अलग। अप्रोच का मतलब है कि ही गोज विद द फ्लो, कि अपने रन्स बन जाए, ये हो ओके, जाए, बट आपका फोकस ये होना चाहिए टीम कैसे जीतेगी। जो सही। चल रहा है जैसे चलना है चलने दो, आखिरी ओवर सरनवाज करा लेगा, 16 रन बचा लेगा, सही है ना? आपने ये वही है ना? नहीं, आप ये अब आप कप्तानी पे आ गए, हाँ, कप्तानी नहीं, पे बात तो वही है ना फिर हम इस आप। कंक्लूजन में पहुंच गए हैं कि कप्तानी तो बहुत ही कप्तानी तो बुरी है। अच्छा, 2012 से एक टीम अनबीटन रहती है हम्म। टेस्ट क्रिकेट में, कोई सीरीज अपने मुल्क में नहीं आती। 2 सीरीज हारती है तो ऐसे ऐसे 10 निकालती है झंडे, तो फैमिलियां और पता नहीं कौन कौन से किस्से ड्रेसिंग रूम के निकल के इंडिया के आ गए, तो ये फैमिलियां तो प्राइवेट प्लान तो पता नहीं क्या क्या। तो जब जीत रही थी तब किसी को ये सेम कल्चर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट तो करता है। ये तो इसमें तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि उनके साथ वो हो रहा है जो पाकिस्तान में होता था, हाँ, ये तो सारी चीजें वही हो रही हैं। लेकिन देखिए, आपको अपने आप को ना, मुझे अच्छी बात ये लगती है, इसको नेगेटिव ना लें। सही। जब आप टॉप पे पहुंचते हैं ना और कहीं डामाडोल होते हैं, तो आपको ये सब करना पड़ता है, आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। ये जो रूल्स की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं मेंशन तो होंगे ही, हम्म। सही। इम्प्लीमेंट नहीं होते, जाहिर है, जब आप जीत रहे होते हैं। हाँ, जब आप जीत रहे हारते थे। हैं तो ये सारी चीजें सामने आ रही सामने आ होती जाती है। हैं, विच इज वेरी गुड। आपको चीजों को जरा शेक करना पड़ेगा। ये स्टार कल्चर खत्म करने की जो इंडिया में बातें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। भाई, कैसे हो सकता है कि प्रैक्टिस पे टीम एक साथ ना आ रही हो? वो टीम कैसे बनेगी? सही। आपको टीम बनाना है। हाँ, ये फैमिली वाली बात इज अ लिटिल टू मच, कि मतलब वो सारी जिंदगी क्रिकेटर रहे हैं, सारी जिंदगी फैमिली साथ रही है, तो उस वक्त तो इनकी अटेंशन खराब नहीं हो रही थी, 2 सीरीज में हाँ, अटेंशन चलिए। खराब हो रही है। क्या पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट कल्चर सेम ही है? कि मतलब अगर एक सीरीज आप जीत गए तो सर पे बिठा देंगे और दूसरी हार गए तो वही सर से गिरा देंगे आपको? नजर मेरे होता है? हिसाब से जहां तक मुझे आइडिया है, वहां ज्यादा खतरनाक है। वहां इज्जत भी बहुत जल्दी मिलती है और बहुत जल्दी गिरा भी देते हैं। सही। बहुत जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली टैलेंट भी बहुत ज्यादा आता है, तो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत चांसेस मिलते हैं आपको, क्या बात नहीं, कर रहे सही हैं कह आप, रहे एक एक परफॉर्मेंस में आपको 2-2 साल खिला देते हैं। अच्छा, सही। हाँ जी। बिल्कुल। नजीबुल हसनैन के लिए 3 ऐसे खिलाड़ी जिनके जब वो नाम आपके जहन में आता था आपको बड़ा दुख होता है, आप कहते हैं यार ये टैलेंट कैसे वेस्ट हो गया, वो किसी भी वजह से हुआ हो, वो रीजन में नहीं जाएंगे, बस 3 नाम बता दें। मोहम्मद आसिफ, हम्म। उमर अकमल, हम्म। और रिसेंटली एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह, यानी आप इस बात पे मान चुके हैं कि अब एहसानुल्लाह का कभी भी उस तरह वाला कमबैक नहीं होगा? राइट नाउ तो मुझे ऐसे ही लगता है। हम्म। अब वक्त तो कभी भी किसी का भी बदल सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे ये फीलिंग आती है। पाकिस्तान क्रिकेट में इंजरीज भी प्रॉपर्ली कभी मैनेज नहीं की जाती। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरा हाल है। साइम अयूब की तो की जा रही है। नहीं, वो तो अभी साइम अयूब तो एप्पल ऑफ हाँ, एप्पल माय आई वाली बात है ना। अभी ओके। तो वो तो इतना इतना जबरदस्त प्लेयर प्लेयर अभी है, जो आप मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं वो मिल गया है, तो उसकी तो ऐसे बस नजर ना लगे अब। हाँ नजर ही तो लगी है। तो हाँ। पीसीबी बड़ा देखभाल कर रहा है, बड़ा केयर कर रहा है, विच इज वेरी गुड। लेकिन यहाँ भी मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप मुझे शायद सोहेल भाई समझा सकें, अजहर महमूद क्यों गए हैं साथ? अच्छा, अजहर हमारे पास महमूद, पैनल का पूरा डॉक्टर्स का एक पैनल है, बिल्कुल। वो उनमें से कोई क्यों नहीं गया? वो क्यों मैं गया साथ? अजहर भाई मेरे बड़े अच्छे खैर दोस्त भी हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा, जो इस वक्त हमारा कोचिंग स्टाफ है, आकिब जावेद, ये जो भी कुछ है, अजहर महमूद उसमें क्यों है मुझे ये समझ भी नहीं आती। हाँ, किसी चैंपियंस कप की किसी टीम के साथ हो तो मेरा ख्याल है ज़्यादा सही है, या किसी और जगह। इस वक्त मेरा ख्याल है उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, मेन टीम मैनेजमेंट, उसमें मेरा ख्याल है अजहर महमूद की जगह ही नहीं बनती। हाँ बिल्कुल सही है। तो जो 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 5 मेंटर्स हैं, ओह, वो कितना टाइम दे रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। पैसा तो मैं कहता हूँ, लोग पैसों पे बात करते हैं कि उनको 50 लाख दिए जा रहे हैं। मेरा तो सवाल है, आप 1 करोड़ दें, लेकिन उनसे जूस भी तो लें। अच्छा, मेंटोर्स पे आपने बात की, क्या सरफराज अहमद ने अपने कैरियर को प्रॉपर्ली मैनेज किया? हाँ, ये पॉडकास्ट मुझे महंगा पड़ रहा है। यार मेरे हिसाब से सरफराज ने इतना कुछ अचीव कर लिया था, उसके बाद ये जो अब ये ना कि शेन वॉटसन आ रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं था। अभी भी वो अपने आप को ड्राफ्ट में उन्होंने डाला, बस एक टाइम हो जाता है। अगेन मैं इसकी एग्जांपल आपको यूनुस खान से दूंगा। जब पीएसएल शुरू हुआ, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आपका नाम नहीं है ड्राफ्ट में, तो ही सेड आई एम नॉट प्लेइंग। मैं कहा यार यूनुस भाई, आप 1 साल तो निकाल सकते हैं। मैं कहा यार, इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई है, अब मेरा टाइम नहीं है।
अब मैं एज मेंटोर काम करूंगा और पेशावर ज़ल्मी उन्होंने, जैसे कि आपको ज्वाइन याद किया होगा, था, उन्होंने यस ज्वाइन बिल्कुल की। बिल्कुल मुझे तो याद है। कहीं कहीं आपको फैसला लेना पड़ता है। हम्म, सरफराज इज अ बिग नेम, इज अ बिग स्टार। आई थिंक अगर वो अपने बारे में खुद से फैसला लेना तो ये अच्छा है। दूसरों किसी उनके और सारे फैसले किसी ही और, हाँ, मेरे किसी को और दूसरों पे ने ना किए, छोड़े। चाहे उनकी कप्तानी का फैसला हो, चाहे क्वेटा का फैसला हो, हाँ चाहे मेंटोर बनने का और ड्रॉप होने का, उन पे सरफराज अहमद का फैसला नजर नहीं आया। उनके हवाले से पूरी दुनिया ने फैसले कर दिए उनके। बिल्कुल सही। बिल्कुल यही पॉइंट है। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स पावर जो है दोबारा से जन्म ले रही है? अभी तो खत्म हुई है, हम्म, दोबारा से कहाँ जन्म ले रही है, अभी अभी रिसेंटली खत्म हुई है। ये आकिब जावेद एंड कंपनी आए और इन्होंने चीजों को कर दिया है। हैंडल किया। और ना आपके पिछले चेयरमैन तो ये कह सके मैं तो बाबर के कहने पे तो अब पिचेस बनाता था। सही तो यहाँ तो अब जाके कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। बेहतर हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो हाँ, गई है। होपफुली हो Hopefully. गई जड़ है से या खत्म हो गई क्या? नहीं यार ये सोहेल भाई, जड़ से तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती ना। मतलब वो आपने जरा सा इजी लिया हाँ, और आ वो जाएगी फिर आ दोबारा। जाएगी। फिर आज लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है चीजें बहुत बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, कंट्रोल्ड है। चले, नजीब भाई के साथ जो आज सिलसिला रहा वो बहुत ही एक रोलर कोस्टर किस्म की राइड रही, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी नहीं बताई, जो अगली दफ़ा आके मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ों में मैंने कन्विंस कर रहा हूँ अभी कि ये बता दे जो मैं चाह रहा हूँ। ओके जनाब, इट्स जस्ट इनफ फ्रॉम आवर साइड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अनफिल्टर्ड शो में आप लोगों के साथ हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।